हेलो। हेलो। देखिए तो आप हाँ। देखिए आपका टीपीएस शुरू किया गया था, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और इसमें आपका दो लेक्चर अभी हुआ है, और दो लेक्चर में आपका अभी सामान्य बातें बताई जा रही थी। क्योंकि आपका देखिए फिर एक बार भाई बताया जाए, कई लोगों का एग्जाम भी इधर है एलएलएम का, कई मैंने आपका विश्वविद्यालयों का। तो सबसे पहले हम बता दें, प्रयास ये करेंगे कि भूमिका आपका हो जाए। तो ऐसी दशा में प्री के जितने क्वेश्चन हैं आपका इस शनिवार तक लिखवा दिया जाएगा। यानी कि आपका बेयर एक्ट पढ़िएगा, और प्री के लिए जो मैं लिखवाऊंगा, और जो सिद्धांत और केस, और किस धारा में कौन सा केस और कौन सिद्धांत हैं, और आपका सेक्शन पूछ लिया जाता है। प्री के लिए इतना ही तैयार रखिएगा। मैंने जिसका एग्ज़ाम हो अभी, आप मान लीजिए कि 10 दिन 15 दिन बाद, तो भाई किताब अभी न पढ़िए। आपका बेयर एक्ट और जो लिखवाया जाएगा शनिवार तक, वो केवल पढ़कर जाइए टीपीए में। तो आइए देखिए, आपका फिर 1-2 मिनट दोहरा दिया जाए, 2-4 बैठिए, 2-4 मिनट दोहरा दिया जाए, और तब आपका आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब तक क्या बताया गया है आपको। अब तक जो बताया गया कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये 1882 में बनाया गया। तो ऐसी दशा में उस समय अंग्रेज़ों का काल था। तो वर्तमान में इसे भारत में इनफोर्स रहने का आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है? तो आपका जवाब रहेगा अनुच्छेद 372, ये बता दिया गया है। दूसरा, ऐसे कानून जो 26 जनवरी 1950 के पहले के हैं, उनका नाम याद रखिए, लॉ इन फोर्स, यानी कि विद्यमान विधि। तीसरा आपका कि किस लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पर, बैठिए भाई बैठिए, किस लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पर यह कानून बनाया गया? तो वह याद रखना है, थर्ड लॉ कमीशन। फिर आपका ये बताया गया था कि टीपीए का आधार क्या है, या टीपीए किसका पार्ट है? तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही यह भाग है। और पूरक या सप्लीमेंट्री अगर पूछे तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 मारना है। ये बताया जाएगा आगे। ये जो बातें हम बता रहे हैं, ये दोनों बातें सेक्शन 4 में समाहित हैं, जो आगे हम डिटेल में बताएंगे। फिर आपका जो सामान्य बातों में आपका बताया गया, वह ये बताया गया कि जो टीपीए हैं, यह एक झाष्टिम नहीं है संपत्ति के अंतरण के बारे में, यानी कि पूर्ण प्रावधान नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कुछ अंतरण ही इस आपका एक्ट से गवर्न होंगे, यानी कि सभी संपत्ति के अंतरण इस कानून से गवर्न नहीं होंगे। इसके बाद हमने आपको एक लिस्ट बनाई थी, मैंने एक चार्ट, और उसमें ये बताया था कि संपत्ति का अंतरण कैसे हो सकता है। तो पहला बताया था पक्षकारों के कार्य द्वारा, और दूसरा मैं बताया था आपका ऑपरेशन ऑफ लॉ, विधि के प्रवर्तन द्वारा। तो विधि के प्रवर्तन द्वारा पहले निकाल लिया जाए। फिर एक बार, न्यायालय के डिक्री, आदेश द्वारा, या जो सक्सेशन होता है, ये आपका माने विधि के प्रवर्तन द्वारा अंतरण होता है। फिर आइए पक्षकार हमने बताया था। तो पक्षकारों में दो भाग हमने बांटा था कल आपका, एक इंटरवाइवस, यानी कि दोनों पक्षकार क्या हों, जीवित, और एक होता है कि एक पक्षकार मर गया और तब दूसरे पक्षकार को संपत्ति मिलेगी। तो एक पक्षकार के मरने के बाद दूसरे को संपत्ति मिलेगी, तो वह वसीयत कहलाती है। और वसीयत भी टीपीए के क्षेत्र से क्या है, बाहर। अब आइए इंटरवाइवस, ये क्वेश्चन आ सकता है लेले में।
कि इंटरवाइवस का प्रिंसिपल किस सेक्शन में समाहित है, सेक्शन 5 में है, यानी कि आपका, लेकिन इस यानी कि जो भी ट्रांसफ़र होगा वह जीवित व्यक्तियों के बीच होगा, यानी कि दोनों पक्षकार अंतरण के समय क्या हो, जीवित। लेकिन इसका एक्सेप्शन बिहार ने भी इस बार मेंस में बनाया था। और 3 अपवाद याद रखिएगा, जहाँ की दूसरा पक्षकार अभी जन्म ही नहीं लिया है। तो कौन कौन से अपवाद इसके बताए गए, जहाँ की 5 के एक्सेप्शन कहिए तो सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 16, ये रट कर जाना है। इसके बाद आपका हमने दूसरा ये बताया था कि टीपीए के तहत जो ट्रांसफ़र होगा वह पक्षकारों के कार्य द्वारा होगा, लेकिन इसका अपवाद बताइए। अपवाद का मतलब कि जहां कानून द्वारा यानी कि न्यायालय के डिक्री या आदेश के तहत ट्रांसफ़र होगा, तो 2 अपवाद याद रखिएगा। एक आपका सेक्शन 57 और दूसरा अध्याय 4 बताया जाएगा आगे। बस ये एक लाइन का याद रखना है। इसके बाद हमने प्रथम बार संशोधन, अभी क्वेश्चन ये नहीं बना है, हो सकता है कि क्वेश्चन ये बन जाए कि टीपीए में फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ, तो 1885 में हुआ। और सभी कानूनों में कब कब प्रथम संशोधन हुआ, ये क्वेश्चन एक मॉडल ये बनता है। इसके बाद आपका आइए आगे बढ़ा जाए। टीपीए की और कुछ सामान्य बातें हैं, और वह अगला देखा जाए सामान्य बातें। एक बार उत्तराखंड में ये पूछा है कि टीपीए भारत के किस पड़ोसी देश में लागू नहीं है, तो आपका नेपाल मार कर आइएगा। अब देखिए इसको 2 लाइन समझना है, आपका नेपाल मार कर आइएगा। देखिए इसको बताया जाए, चूँकि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हैं आपका ये न्याय पर आधारित हैं, साम्य पर आधारित हैं, यानी कि जस्टिस पर हैं, इक्विटी पर हैं, गुड कंसेंस पर हैं, यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ पर हैं। और इंग्लैंड के जो इक्विटी कोर्ट थे, साम्य न्यायालय थे, वह न्याय के आधार पर जो फैसला संपत्ति संबंधी मामले में दिए थे, उन्हीं फैसलों को कहाँ रख दिया गया है, कहाँ पिरो दिया गया है, टीपीए में। अतः जब अंग्रेज कानून बनाने लगे तो केवल भारत के लिए ही ये कानून नहीं बनाए, ज़्यादातर जितने देशों पर उनका शासन था लगभग सभी देशों में ये कानून बनाए। अतः अंग्रेज चले गए लेकिन ये कानून रह गया, और चूंकि ये कानून न्यायपूर्ण भी हैं, साम्य पर आधारित हैं, अतः तमाम देशों में आज भी लागू हैं। और लेकिन भारत के एक पड़ोसी देश में लागू नहीं है, और वह पूछा गया था नेपाल। एक बार क्वेश्चन आया है। ये अगला पॉइंट आपका देखा जाए, अगले पॉइंट में आपका पूछ सकता है कि टीपीए में आपका टीपीए का इन्फोर्समेंट डेट यानी कि प्रवर्तन तिथि पूछ सकता है कि किस तारीख को यह कानून लागू हुआ। तो वह तारीख आपका पिछली बार हरियाणा जे में पूछा गया था, यानी कि पिछली बार आपका हरियाणा में वह डेट पूछी गई थी कि टीपीए की इन्फोर्समेंट डेट बताइए। तो 1 जुलाई 1882 यानी कि 1 जुलाई 1882। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मॉडल आपका सामान्य बनता है कि सबसे बड़ा चैप्टर कौन है, तो चैप्टर 2 मार्क कराइएगा। सेक्शन 5 से लेकर आपका 53A तक ये आ सकता है। सबसे छोटा अगर चैप्टर पूछे तो आपका 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कि आपका समान धाराएं हैं, अतः आपका कह सकते हैं कि सबसे छोटा चैप्टर कोई नहीं है, क्योंकि 2 या 3 चैप्टर मिलेंगे जिसमें सेक्शन क्या है, समान। तो आजकल ऐसा भी क्वेश्चन बन रहा है, हम लिखवा देंगे अभी, कि किन 2 अध्यायों में एक समानता पाई जाती है। ये यूपीजे में जूरिस्प्रूडेंस में ऐसा क्वेश्चन बना था।
लेकिन आपका देखिए जिन चैप्टरों में सेक्शन समान हो, आप सतर्क होकर ये याद रखिएगा कि जो नए नए मॉडल हैं क्वेश्चन का, तो उन दोनों अध्यायों को एक जगह मैं भी एकत्र करवा दूंगा और पढ़ते समय उन दोनों अध्यायों को एक साथ अब पढ़िए, ताकि अगर नया मॉडल आयोग बनाता है, क्योंकि नया मॉडल बनाएगा ही, क्योंकि भाई रट्टू तोता भी कुछ लोग हैं और पूरा आपका साल पेपर क्या किए हैं, रटे हैं, लेकिन बिहार एपीओ में रट्टा रट्टू तोता फेल मार गए। बार बार कहा जा रहा था, लोग सोच रहे थे इतना सीट है, माने बम्पर वैकेंसी है, आपका हमारा तो निकल ही जाएगा, और आपका बता दिया जाए इंटरव्यू देने वाले कुछ बाहर हो गए, यानी कि आपका बार बार उनको सलाह दी जा रही थी कि परंपरागत तो पढ़िए ही, कुछ नया कंसेप्ट भी पढ़िए, अगर आयोग कुछ नए क्वेश्चन बना देता है तब क्या करेंगे। तो कह रहे थे इतनी सीट है रट्टा मारकर हो जाएगा, और रट्टा मारते गए और बाहर चला गया। तो भाई आपका तो रट्टा भी मारना है और कुछ नए क्वेश्चनों का क्या बनाना है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये मान कर चलिए कि केवल आप ही नहीं पढ़ रहे हैं, हजारों लोग पढ़ रहे हैं, और सबका होगा नहीं, उसमें सैकड़ों का ही होगा, और उन्हीं का होगा जो 2 पॉइंट 1 पॉइंट क्या जानता हो अधिक। भाई क्या पढ़ नहीं रहे हैं लोग, सब लोग पढ़ रहे हैं, चाहे घर पे पढ़ रहे हैं, कोचिंग पे पढ़ें, तो आप यहाँ इसलिए आए हैं कि 2 पॉइंट हमें अधिक मिलेगा, माने जो किताब में नहीं मिलेगा सर उस बिंदु को क्या करेंगे, बताएंगे। अगला देखा जाए आपका, जहाँ तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात है, इसकी योजना देखना है, और योजना में आपका एक और याद रखना है कि इसमें कुल 8 चैप्टर हैं और 137 सेक्शन है। ऐसा क्वेश्चन भी आजकल बन रहा है। अभी आपका बिहार में भी जे में बनाया, और वह एविडेंस में बनाया कि साक्ष्य अधिनियम में कितने भाग हैं, 3, कितने अध्याय हैं, 11, और कितनी धाराएं हैं, 167। तो उसी प्रकार हो सकता है टीपीए में पूछ ले कितने अध्याय कितनी धाराएं, तो बताइए कितने आपके अध्याय हुए, 8, और कितने सेक्शन हुए, 137। अब इन्हीं 8 अध्यायों को एक बार मैं बता चुका हूं, फिर मैं बता रहा हूं। इन्हीं 8 अध्यायों को आपको जानना है, यानी कि टीपीए में आपको पढ़ना क्या है, पहले ये कवर करा दिया जाए और तब आपका अन्य बातें शुरू किया जाए। देखिए आपका चार्ट हम लिखवा देंगे, पहले अभी समझिए। अध्याय 1 जनरल बातें हैं, सामान्य बातें हैं, प्रिलिमिनरी हैं, यानी कि प्रारंभिक बातें हैं। तो अध्याय 1 में प्रारंभिक बातें हैं, प्रारंभिक बातें हैं, प्रारंभिक बातें सेक्शन 1 से लेकर 4 तक दी गई हैं। अब एक एक चैप्टर को हम समझा भी रहे हैं, आपका हल्का हल्का जानना है, 2-2 4-4 मिनट, यानी कि बस एक दिमाग में बैठाना है। हाँ, एक क्वेश्चन और बन रहा है। देखिए जब भी अध्याय आप पढ़िए तो एक तो आपका ये क्वेश्चन नया बन रहा है कि इस अध्याय में क्या है। तो आपका जैसे कि पूछ ले कि आईपीसी के अध्याय 16 में क्या है, तो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। 17 में पूछ ले तो संपत्ति के विरुद्ध अपराध। उसी प्रकार अब नया मॉडल देखिए, टीपीए जब भी पढ़िए तो पहला तो किस चैप्टर में किसका प्रावधान है, पहला क्वेश्चन। दूसरा कौन सा चैप्टर किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, ये रट्टू तोता जैसे रटना है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन वर्तमान में आपका उत्तराखंड खूब बनाता है, एपीओजे में एमपी भी बनाता है, और छत्तीसगढ़ भी पिछली बार 3 क्वेश्चन अध्याय से केवल बनाया था कि यह अध्याय किस धारा से किस धारा तक है। तो 8वां अध्याय प्रयास ये करिए कि 2-2 बार बताया जा रहा है भाई, आप यहीं तैयार कर लीजिए।
आठों अध्याय में आपका किस विषय से रिलेटेड है वह भी तैयार करना है। तीसरा जो तैयार इसमें करना है, आपका ट्रांसफर जब चलेगा तो चल या अचल की दोनों ये भी पूछा जाता है। यानी कि वह जो अध्याय है किस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में लागू होगा, मूवेबल की इमूवेबल की दोनों, ये क्वेश्चन आता है। और एक मॉडल आपका यूपीजे में ये पूछा गया है कि पूर्ण हित का अंतरण होता है कि आंशिक, यानी कि एब्सोल्यूट होता है, यानी कि पूर्ण इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है कि आंशिक। तो पूर्ण का कब होगा, आंशिक का कब होगा, इसको शुरुआती दौर में दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आगे पढ़ाने में दिक्कत ना आए। देखिए आपका जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति में के स्वामित्व यानी कि आपका ओनरशिप यानी कि टाइटल का यानी कि हक का अंतरण करता है, यानी कि एक व्यक्ति अपना ओनरशिप किसको दे देता है, दूसरे को। तो जिन जिन संव्यवहारों में स्वामित्व दिया जाएगा वहाँ पूर्ण इंटरेस्ट यानी कि पूर्ण हित का अंतरण होगा। और जिन जिन संव्यवहारों में या जिन जिन अध्यायों में, याद रखिएगा, स्वामित्व नहीं दिया जाता, कब्जा दे दिया गया, यूज करने का अधिकार दे दिया गया, कोई और इंटरेस्ट दे दिया गया, लेकिन क्या नहीं दिया गया है, स्वामित्व, तो उसमें किस हित का अंतरण होगा, आंशिक। फिर एक बार हम बता रहे हैं भाई, इसको फिर एक बार समझिए, यहाँ से भी यूपीजे मॉडल बनाया है। अगर ओनरशिप का ट्रांसफर होगा तो वह एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर माना जाएगा। अब कौन कौन से ऐसे अध्याय हैं तो हम बताएंगे, वो तो हमारा कर्तव्य है। अगर आपका ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ, उससे कम का हुआ, यानी कि कब्जा दे दिया गया, यूज का अधिकार दे दिया गया इत्यादि, तो वह पूर्ण हित का अंतरण नहीं हुआ, तो वह कैसा हित का अंतरण माना जाएगा, आंशिक। इसको लिखवा जाएगा, पहले समझिए, ये नहीं क्या इस बार आपका मैंने एविडेंस में भाई कल से लिखवा जाएगा, बता दिया जाए। कई लोग मैंने आपका ये कहे कि नोट से उतना समझ में नहीं आ रहा है, एक बार लिखवा दीजिए। तो जो अध्याय आपका 3 से शुरू होगा, यानी कि अध्याय आपका 56 है, तो वहाँ से हम लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भले 2-4 दिन अधिक लगे। क्योंकि कई लोग नोट्स, भाई ये सही बात है कि नोट्स खुद बनाइए, और एक बनाया तो खुद आपका जैसे खाना है, आप खुद बनाते हैं खाते हैं तो उसका आनंद दूसरा है, और दूसरा बनाकर परोस देता है। तो दाल में नमक कम है तो रोटी जल गई है, तो आपका ये तो भुजिया ही जल गई है, तो ये तो आपका कह सकते हैं तमाम उसमें क्या निकाला जाता है, खोट। तो इसलिए भाई लिखवा दिया जाए, पीसी भी आपका शॉर्टकट में लिखवा देंगे, बहुत डिटेल में प्री के लिए नहीं, प्री के लिए शॉर्टकट में और मेंस के लिए अलग से भाई। तो आइए फिर एक बार देखिए, अध्याय शुरू किया जाए। 8वां अध्याय प्रयास करिए कि क्लास में याद हो जाए। अब इसके लिए घर पर न छोड़िए कि घर पर हम जाकर अध्याय याद करेंगे। अध्याय 1 प्रारंभिक है। प्रारंभिक में आपका सामान्य बातें दी जाती हैं, जनरल बातें, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक हैं, तो 1 से लेकर कहाँ तक, 4 तक। सामान्य बातों में क्या दिया जाता है, तो देखिए उस कानून का संक्षिप्त नाम दिया जाता है, नेम क्या है, उसका विस्तार दिया जाता है, यानी कि यह कानून किन क्षेत्रों में अप्लाई होगा। फिर उसके बाद आपका प्रवर्तन तिथि या प्रारंभ की तिथि दी जाती है। इसके बाद कुछ परिभाषाएं दी जाती हैं और कुछ सामान्य बातें। तो टीपीए में भी इन्हीं बातों का ही उल्लेख है। सेक्शन 1 में आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार देगा। सेक्शन 2 में कुछ रिपील कानून होंगे पुराने, कुछ सेविंग होगी।
सेक्शन 3 में परिभाषाएं रहेंगी और सेक्शन 4 ये बता देगा कि टीपीए कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है और आपका सप्लीमेंट्री किसका है, तो सप्लीमेंट्री आपका रजिस्ट्रेशन है। यानी कि सामान्य बातें ही आपका चैप्टर 1 में बताई गई हैं। अब आइए चैप्टर 2 देखा जाए। 2 ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से फिर आपका माने एलएलएम में भी क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। जो अध्याय 2 है आपका पक्षकारों के कार्य द्वारा, यानी कि एक्ट बाय पार्टी, पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति के अंतरण के विषय में प्रावधान किया गया है और सेक्शन आपका 5 से लेकर आपका 53A तक। इस चैप्टर को जब भी पढ़िए हम उसका उपाय बता रहे हैं। आप 2 क्लास में इसको बांट दीजिए और यहीं से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। पहला क्लास बांटेंगे, बांटा भी गया है बैरक में, आप देख सकते हैं। पहला क्लास ए है सेक्शन 5 से लेकर 37, दूसरा क्लास बी है और वह सेक्शन है 38 से लेकर 53A तक। अब इस चैप्टर को थोड़ा समझिए और इससे आपका कुछ कोरिलेशन भी करना है, यानी कि अन्य कानूनों में भी इसको जोड़ना है। देखिए ध्यान से भाई इसको। अध्याय 2 आपका पक्षकारों के कार्य द्वारा, यानी कि एक्ट बाय पार्टी, पक्षकार के कार्य द्वारा प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के विषय में बताता है। तो आखिर चैप्टर 2 में दिया क्या गया है पहले ये जानिए। अध्याय 2 में कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं, कुछ रूल दिए गए हैं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं। अर्थात अध्याय 2 उन सिद्धांतों का वर्णन करता है जिन सिद्धांतों का पालन संपत्ति अंतरण करते समय किया जाना चाहिए। यानी कि चैप्टर 2 में कोई स्पेसिफिक ट्रांसफर नहीं है। चैप्टर 2 में कुछ नियम हैं, याद रखिए, कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं, और जब आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करेंगे अध्याय 3 से लेकर अध्याय 8 तक, तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे किसका, तो सेक्शन 5 से लेकर आपका 53A तक। अर्थात धारा 5 से लेकर 53A तक में कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं जिनका पालन आगामी धाराओं, आगामी अध्यायों में, आगामी अध्याय का मतलब कि इसके बाद कौन सा चैप्टर अब शुरू होगा, 3 से लेकर 8 तक में जब भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जाएगा इन नियमों का पालन किया जाएगा। यानी कि आपका ये कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल हैं और अप्लाई कब होंगे, कब इन्हें लागू किया जाएगा, जब संपत्ति का क्या किया जाएगा, ट्रांसफर। अब बंटवारा पहले कर लिया जाए सेक्शन का। जो आपके प्रिंसिपल या नियम या सिद्धांत, हाँ पहले भाई हेडिंग पर आना है। देखिए, पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में पहले हेडिंग से शुरू करना है आपका अध्याय 2 की। तो इसका एक्सेप्शन बताइए, या कह देगा कि अध्याय 2 का कौन कौन सा अपवाद है। तो सतर्क होकर समझिए, पक्षकार के कार्य द्वारा संपत्ति का अंतरण होगा, ये नियम है। और एक्सेप्शन का मतलब कि जहां कानून द्वारा ट्रांसफर होगा, पक्षकारों द्वारा नहीं। तो अभी हम बताए थे आपका एक सेक्शन 57 बताए थे और दूसरा चैप्टर कौन सा, 4। यानी कि अध्याय 2 में जो ये सिद्धांत दिए गए हैं कि पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में प्रावधान है, इसके 2 एक्सेप्शन है, रट कर जाइएगा। एक सेक्शन कौन सा, 57, और दूसरा सेक्शन नहीं है बल्कि टीपीए का क्या है, अध्याय कौन सा, 4।
अर्थात इसका मतलब एक लाइन में हुआ कि सेक्शन 57 के तहत और अध्याय 4 के तहत कुछ ऐसे प्रावधान हमें टीपीए में मिलेंगे जहां की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर न्यायालय की डिक्री या आदेश के तहत होगा, पक्षकार के कार्य द्वारा नहीं। लेकिन ये रूल नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक्सेप्शन। भाई अपवाद है। अगला देखिए, आपका सेक्शन जरूर याद रखिएगा, कल भी बताया गया कि जो सेक्शन 5 से लेकर 37 तक में प्रिंसिपल हैं या सिद्धांत हैं या रूल या नियम है संपत्ति अंतरण से संबंधित, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के भी ट्रांसफर में लागू होंगे और इमूवेबल। रट कर जाए कहाँ से कहाँ तक, रट्टा मार कर जाइएगा। 5 से लेकर अब भरमाएगा कि 5 से लेकर 38, तो कभी 5 से 40, तो कभी 5 से 35 से दे देगा। तो किस सेक्शन से किस सेक्शन तक के रूल आपका मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में अप्लाई होंगे, तो 5 से लेकर कहाँ तक, 37। लेकिन जो 38 से लेकर 53A तक के जो सिद्धांत होंगे, वे सिद्धांत आपका केवल अचल संपत्ति के अंतरण में लागू होंगे, चल नहीं, यानी कि केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में लागू होंगे। आपका अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है तो वहाँ ये सिद्धांत काम नहीं करेंगे। यानी कि अगर 5 से हम 53A तक देखें तो पूरा सिद्धांत हमने बताया, फिर बंटवारा किया। अब इसमें कोरिलेट करके आपको कुछ पढ़ना है। कोरिलेट 2 जगहों से आपको अच्छे से करना है, एक सीपीसी और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन कराते हैं। देखिए, आपका लॉ वाले कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, और जीएस वाले कभी भी नहीं कहते कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, बल्कि वह राज व्यवस्था कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। तो आखिर कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आपका प्री में नहीं पूछेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में अंतर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, अर्थात कैसे शासन चलाया जाएगा इसके कुछ नियम बताए गए हैं। कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन। और जब उन नियमों को कंडक्ट में लागू किया जाता है, जब उन नियमों को आचरण के रूप में अप्लाई किया जाता है, यानी कि जब उन नियमों के अनुसार कार्य किया जाता है, तो उसी को हम पॉलिटी कहते हैं, राज व्यवस्था। अब क्या संविधान के नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति ने कार्य किया कि नहीं, इसकी वैलिडिटी या वैधता की जांच प्रशासनिक विधि करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करता है, यानी कि आप लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एडी लॉ। तो भाई कौन वैधता की जांच करता है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, एडी लॉ, यानी कि प्रशासनिक विधि। एक उदाहरण से देखिए भाई, हमें कोरिलेट करके भी पढ़ाना है ताकि ये भी आए और आपका दूसरा भी। देखिए भाई, एक आपका कम से कम एक अनुच्छेद 123 उठाते हैं भाई। संविधान का आर्टिकल 123 हम उठाकर इसी को समझाते हैं। तीनों बातें हम समझाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन इस पर, दूसरा आपका पॉलिटी और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तीनों हम समझाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 में है कि जब संसद सत्र में न हो, सेशन में न हो, तो भारत का राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करके विधि का निर्माण कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति संसद जब कार्यवाही न चल रही हो तो अध्यादेश जारी करके, ऑर्डिनेंस जारी करके लॉ बना सकता है। ये प्रिंसिपल है, ये क्या है, नियम है, क्योंकि ये संविधान में लिखा गया है। दूसरा पॉइंट, यह पॉलिटी कब कहलाएगा,
तो जैसे ही भारत के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 123 का सहारा लेकर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, तो यानी कि जैसे ही संविधान में दिए गए प्रावधानों को समाज जैसे ही उसके अनुसार राष्ट्रपति ने कार्य किया, यानी कि अध्यादेश क्या कर दिया जारी, वैसे ही वह अब किसका विषय हो गया, पॉलिटी का। यानी कि संविधान सिद्धांत है तो उसका व्यवहारिक रूप ही पॉलिटी है। अब आपका एडी लॉ क्या करेगा, तो राष्ट्रपति के जांच करेगा कि क्या राष्ट्रपति ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है ये वैध है कि अवैध, यानी कि क्या राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का वायलेशन तो नहीं किया, या अध्यादेश द्वारा हमारे मूल अधिकारों को तो नहीं छीन रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अध्यादेश गलत है कि सही है, इसकी जांच करने की जिम्मेदारी भारत में न्यायपालिका को है। और मैं लगातार बता रहा हूँ केवल 2 न्यायालयों को है, उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को 226 के तहत। तो जब ये जांच करेंगे तो किसमें हमें ये जांच पढ़नी पड़ेगी, एडी लॉ। और एडी लॉ में आप खूब पढ़ेंगे रिट के बारे में पांचों, उसके बाद से आपका कह सकते हैं कि आर्टिकल 32, 226 एडी लॉ में आधा यही चलेगा कि कैसे कंट्रोल न्यायालय इन पर करता है। तो अब आइए, यानी कि फिर एक बार आइए इसी उदाहरण को जो हमने टीपीए में 5 से लेकर 53 तक सिद्धांत बताए, इसी को सबसे अच्छा आपका कोरिलेट कर सकते हैं आप सीपीसी में। सीपीसी को 2 खंडों में बांटा गया है, यानी कि सीपीसी को कितने खंडों में बांटा गया है, 2। खंड 1 में 158 सेक्शन है और खंड 2 में आपका प्रथम अनुसूची है और जिसमें टोटल कितने आर्डर हैं, 51, और उन आदेशों के अंदर नियम दिए गए हैं। अब ये पूछा जाता है कि आखिर सेक्शन में और आपका जो ये नियम है, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में जो ये आर्डर हैं और आर्डर के अंदर क्या दिए गए हैं, रूल, इसमें क्या रिलेशन है। तो बस एक लाइन आप बता सकते हैं कि धाराओं में सिविल मामलों के प्रिंसिपल दिए गए हैं, माने सिद्धांत, जबकि नियमों के तहत उन सिद्धांतों को कैसे कंडक्ट में लाया जाएगा, कैसे व्यवहार में लाया जाएगा, ये बताया गया है। यानी कि इसका मतलब कि सेक्शन जो है वह प्रिंसिपल है और कंडक्ट या व्यवहार कौन बताते हैं, यानी किस सिद्धांत को कैसे पाया जाएगा, कैसे अप्लाई किया जाएगा, ये प्रथम अनुसूची में 51 आदेशों में दिए गए नियम बताएंगे। यानी कि कुल मिलाकर लास्ट लाइन ये रहा कि टीपीए के चैप्टर 2 में कुछ ऐसे नियम या सिद्धांत बताए गए हैं जिन नियमों का पालन संपत्ति का अंतरण करते समय किया जाना चाहिए। इसमें चल संपत्ति के भी अंतरण के नियम हैं, अचल के भी 5 से 37 दोनों संपत्तियों के अंतरण में लागू होंगे, लेकिन 38 से लेकर और 53A केवल और केवल ये सिद्धांत किस संपत्ति के ट्रांसफर में लागू होंगे, इमूवेबल यानी कि अचल। तो अब कोई समस्या हो तो भाई अध्याय 2 के बारे में बताइए, और नहीं तो अध्याय 3 चला जाए। तो अध्याय 3 जब भी शुरू करिए तो इंटरव्यू का भी 2-4 क्वेश्चन देखना है। देखिए इंटरव्यू में क्या बना है। अब अध्याय 2 को हटा दिया जाए भाई, आपका अध्याय 3 से लेकर पहला कॉन्सेप्ट बनाइए जो इंटरव्यू में बना, अध्याय 3 से लेकर 8 तक में स्पेसिफिक ट्रांसफर है, अर्थात विशिष्ट या विशेष अंतरण दिए गए हैं। फिर एक बार देखिए चैप्टर 3 से लेकर 8 तक में स्पेसिफिक ट्रांसफर दिए गए हैं,
विशिष्ट अंतरण दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो इंटरव्यू में यही बनता है कि टीपीए में कितने प्रकार के स्पेसिफिक ट्रांसफ़र दिए गए हैं, विशिष्ट अंतरण दिए गए हैं। तो कितने प्रकार के हो गए, 3 से 8 तक जोड़ लीजिए। तो 3 से जोड़ेंगे 8 तक तो कितने प्रकार हो गया, अच्छे। तो अच्छे से तैयार रखिएगा, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, हो सकता है प्री में भी ये पूछ ले। फिर एक बार देखिए, 2 बार बताया जा रहा है भाई शुरुआती दौर में कि टीपीए के अंतर्गत कितने प्रकार के स्पेसिफिक आपका ट्रांसफरों का उल्लेख है, कितने प्रकार के विशिष्ट अंतरण दिए गए हैं। क्या मार्क कराएंगे, 6 हम अभी बताएंगे आज। दूसरा क्वेश्चन आइए, इसी तर्ज पर आपका कुछ क्वेश्चन और इंटरव्यू में बने हैं और हमें अभी से इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसको भी लेकर चलना है। तो यूपीजे में जो इंटरव्यू में बना वह कॉन्ट्रैक्ट में भी बनाया था कि भारतीय संविदा नियम 1872 में कितने प्रकार के स्पेसिफिक ट्रांसफ़र दिए गए हैं। तो आपका लास्ट में जब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का, तो लास्ट में यानी कि 75 सेक्शन के बाद कितने अध्याय बचे हैं। तो जितने अध्याय बचे रहेंगे उतने विशिष्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। 3 अध्याय बचे हैं आपका, मैं फिर बता दूं कितने अध्याय बचे हैं कॉन्ट्रैक्ट में आगे इसके 3, यानी कि अध्याय 7 निश्चित हैं, अध्याय 11 निश्चित हैं और बीच में 3 अध्याय बचा है 8, 9, 10। फिर याद रखिएगा, जाकर एक बार देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर 7 रिपील है, यानी कि आपका 76 से लेकर 123 ये समाप्त है। फिर 124 से शुरू हो रहा है 238 और 239 से 266 फिर रिपील है सेक्शन, यानी कि 3 अध्याय बचे हैं आपका, अध्याय 8, अध्याय 9 और अध्याय 10, जिसमें कि फिर एक बार बता दें हम डिटेल में। अध्याय आपका 8 में आपका इम्यूनिटी और गारंटी, यानी कि आपका क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूत की संविदा हुई, एक प्रकार हुआ। दूसरा आपका बेलमेंट या उपनिधान 2 और तीसरा एजेंसी या अभिकरण 3। तो भारतीय संविदा अधिनियम में कितने प्रकार के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, 3। किस किस अध्याय में, 8, 9, 10 आगे बताया जाएगा। फिर आपका अब फिर टीपीए में बैक होइए, आइए अध्याय 3 से देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। हम अब एक एक अध्याय को शुरू करेंगे और आपका अध्याय 3 शुरू करते हैं। अध्याय 3 सेल के बारे में है, बहुत पॉपुलर है। विक्रय के बारे में है, सेक्शन 54 से 57 तक है। इसमें आपका ये जो विक्रय होगा ये केवल अचल संपत्ति में, इमूवेबल में लागू होगा और इसमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट या पूर्ण हित का अंतरण होता है। बिहार में भी इस बार पूछा भी गया था, यानी कि लगातार इस पर क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और पढ़ाते समय बताया भी जाएगा एक एक लाइनर कि विक्रय की परिभाषा कहाँ दी गई है, 54। आपका विक्रय के पक्षकारों के अधिकार कर्तव्य यूपीजे में बना है 55, 55। और डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग, ये जरूर याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग का सिद्धांत, क्रमबंधन का सिद्धांत 56। और 57 में कुछ दशाओं में न्यायालय के डिक्री या आदेश द्वारा संपत्ति का क्या होगा, विक्रय। तो आगे डिटेल में हम एक एक लाइनर बताएंगे भाई, आपका पहले ये सामान्य बातें हो जाए तो कल से वो शुरू हो जाएगा। आज तो मुश्किलें लग रहा है क्योंकि सभी अध्यायों को थोड़ा डिटेल में ही बताना है। फिर एक बार देखिए, अब याद करिए चैप्टर 3 में क्या दिया गया है, सेल के बारे में। अभी हम सेल एक उदाहरण बताएंगे।
अब सेक्शन याद रखिए, एक बार सेक्शन भी आपका बिहार में पूछा गया, कहाँ से कहाँ तक है, 54 से लेकर 57। अब ये बताइए सेल देखिए किसका हो सकता है भाई, या तो अचल संपत्ति का भी विक्रय होता है, चल का भी होता है। तो इसमें क्वेश्चन का मॉडल निकाल लीजिए कि टीपीए का अध्याय आपका 3 किस संपत्ति के विक्रय में अप्लाई होगा, दे देगा अचल चल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस संपत्ति के माने विक्रय में ये चैप्टर लागू होगा, तो क्या लिखवा गया आगे, अचल, यानी कि चल बाहर कर दीजिएगा। फिर एक बार देखिए, केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में ही टीपीए का चैप्टर 3 लागू होगा अगर जिस संपत्ति का सेल किया गया है वह मूवेबल या प्रॉपर्टी संबंधी है, माने चल संपत्ति है, तो टीपीए से वह ट्रांसफर गवर्न नहीं होगा, शासित नहीं होगा। तो तुरंत भाई नए लोगों को दिमाग ले जाना चाहिए कि भाई आखिर चल संपत्ति का अंतरण होता है तो क्या होगा, इसके लिए अलग बना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम 1930 बना है। और चल संपत्ति का विक्रय कहाँ से शासित होगा, तो माल विक्रय अधिनियम 1930। फिर एक बार हम बता रहे हैं जो सेल, अभी उदाहरण भी एक बताएंगे सेल का, पहले फिर देखिए विक्रय, विक्रय के बारे में चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे, सेक्शन 54 से 57 तक विक्रय का जो ये चैप्टर हैं केवल और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल में लागू होगा। तो तुरंत आप दिमाग लगाइए कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, जंगम संपत्ति है या चल संपत्ति है तब क्या होगा, तो इसके लिए अलग कानून बना है, माल विक्रय अधिनियम 1930। अगला देखिए, अब विक्रय जब होता है तो अब दिमाग ये बैठाना है कि ओनरशिप आदमी देता है कि केवल कब्जा देता है कि उपभोग का अधिकार। तो एक उदाहरण देखिए, ए के पास ये मकान है और ये मकान ये बे को बेच दिया, विक्रय माने बेच दिया। तो आप लोग बताइए बेच दिया तो ए ने इस मकान का स्वामित्व दे दिया कि केवल कब्जा, तो अब विक्रय में किस हित का अंतरण ए ने बी को किया, पूर्ण। यही पॉइंट पकड़ना है, एक क्वेश्चन ये मॉडल, क्योंकि ए इस मकान का स्वामित्व बी को दे देता है तो ऐसी दशा में ये जो आपका समव्यवहार होगा इसमें बी को ओनरशिप मिला है, तो ये किस इंटरेस्ट का ए ने अंतरण किया, एब्सोल्यूट या पूर्ण, आंशिक नहीं। अब इसी में 2-3 समव्यवहार और देख लेना है, 3-4 इसी में जोड़ लेना है। मान लीजिए विक्रय में होता क्या है, ए कोई अचल संपत्ति या चल संपत्ति, लेकिन चल रहेगा तो टीपीए लागू नहीं होगी। कौन लागू होगा, माल विक्रय नियम 1930। देखिए आगे, ए अपना मकान बी को बेचता है तो विक्रय में आपका फ्री में नहीं दिया जाता, विक्रय में कुछ पैसा लिया जाता है, मूल्य लिया जाता है। यानी कि जब एक पक्षकार अपनी अचल संपत्ति को माने टीपीए के तहत मूल्य के बदले किसी दूसरे को अंतरण करता है, तो ए ने बी से पैसा लिया और अपना मकान या जमीन किसको बेच दिया, बी को, तो फ्री में दिया कि पैसा लेकर, तो विक्रय में प्रतिफल होता है कि नहीं होता है। अब इसी में आइए ए फ्री में दे दे, तो फ्री में दे दे तो बस एक लाइन में बदल जाएगा समव्यवहार, हिबा या गिफ्ट या दान, भाई क्या होगा, दान। और मकान के बदले मकान ले ले, अपना मकान बी को दे दे, बी का मकान खुद ले ले, तो ये विनिमय। तो यही सब पढ़ना है, मैंने दिमाग बैठाए रहे, हल्का हल्का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन आपका अध्याय 3 समाप्त हुआ। अब आइए अध्याय 4 देखा जाए। जहाँ तक चैप्टर 4 की बात है, भाई अच्छे से अभी प्रयास करिए कि क्लास में ही तैयार हो जाए। जहाँ तक अध्याय 4 की बात है,
अध्याय 4 में आपका मार्गेज एंड चार्ज के बारे में है, यानी कि बंधक के बारे में है, बंधक के बारे में है। और आपका बंधक के बारे में जो प्रावधान है वह आपका प्रावधान है 58 से लेकर 104 तक। ये याद रखिए, जो मार्गेज होगा केवल अचल संपत्ति का होता है, यानी कि कौन चल कौन अचल ये भी लगातार याद रखना है। किसका? केवल अचल का। और मार्गेज में जिस हित का ट्रांसफर होता है वह कैसा इंटरेस्ट होता है? आंशिक। देखिए फिर एक बार हम बता रहे हैं, एक मार्गेज का समव्यवहार बता रहे हैं, लेकिन फिर एक बार हम बताएं। अध्याय 4 किसके बारे में है? मार्गेज एंड चार्ज, यानी कि बंधक और भार। इसके बाद किस सेक्शन से किस सेक्शन तक ये भी पूछा है। तो 58 से कहाँ तक? 104। मार्गेज किस प्रॉपर्टी का होता है? चल अचल दोनों। तो क्या मारेंगे? केवल अचल। और मार्गेज में स्वामित्व नहीं दिया जाता, अन्य हित दिया जाता है। तो किस हित का ट्रांसफर हुआ? क्योंकि स्वामित्व दिया नहीं गया तो आंशिक हित की पूर्ण आंशिक। अब एक उदाहरण बनाया जाए। हाँ एक बात और भाई, जो ये हम पहले इसको निपटा लिया जाए चल चल में विवाद, क्योंकि आप लोग हमेशा देखिए अगर वैसा ही समव्यवहार अचल संपत्ति के बारे में हो तो वह समव्यवहार या ट्रांसफर आपका मार्गेज कहलाएगा। और सेम ट्रांजैक्शन हो, लेकिन अगर चल संपत्ति के बारे में हो, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हो, तो आप मार्गेज न कहिएगा, उसे प्लीज कहिएगा। प्लीज मने गिरवी, सुने कि नहीं नाम? गिरवी। तो बंधक कई प्रकार का होता हो तो अलग बताया जाएगा। देखिए आपका समाज में भी कहा जाता है कि बंधक बना लिए हैं। बंधक जैसे कि आपका इस समय जो आप देख सकते हैं बंधक पर, आपका बिहार में देख सकते हैं, वहाँ भी उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। यानी कि इतिहास गवाह रहा है कि अगर दो या दो से अधिक बेटे हैं तो उनमें ज़्यादातर लोगों में विवाद हो ही जाता है कि पिता की थाती हम लेंगे तो थाती हम लेंगे। और चूंकि तेज प्रताप यादव जी बड़े बेटे और सर्टिफिकेट में छोटे बना दिए गए, तो इसलिए छोटे बना दिए गए कि भाई आपका मुरली उरली बजाएंगे और नागिन डांस करेंगे, और आपका कह सकते हैं कि आपका पूरा देखिए कभी काल शंकर भगवान बन जाते हैं, कब लोग फूल माला और जल चढ़ाते हैं दूध, कभी आपका बन जाते हैं कृष्ण कन्हैया, तमाम वीडियो हैं। तो पत्नी कहे कि ये सठिया गया है, भाई वाक्य वापस लिया जाता है भाई, नहीं तो ऑनलाइन भी चल रहा है। मैंने पत्नी ने हंगामा कर दिया, ये तो रात भर पता ना क्या क्या गाता रहता है गाना। तो अब देखिए आपका यही बंधक। तो तेज प्रताप यादव जी ने ये कहा कि हमारे पिताजी को कुछ लोग दिल्ली में बंधक बना लिए हैं और अध्यक्ष पद के लालच में हैं। तो आपका ऐसी दशा में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो घर की लड़ाई अंदर अंदर थी अब वह मीडिया में भी आ गई। यानी कि लोगों ने यही कहा कि अध्यक्ष या उत्तराधिकार को लेकर क्या है विवाद। तो भाई ये भी है कि उसको भी टीस लगती होगी, जो टीस होती है कि मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझे पहला हक मिलना चाहिए, ये छोटे को दे दिए। तो अलग बात है, विवाद हमेशा आपका ज़्यादातर माने राजनीतिक पार्टियों में ये चलता रहता है। जैसे कि आपका प्रियंका गांधी जी हैं, पहले आ गई होती तो कुछ कांग्रेस का भला हो जाता, लेकिन जब नैया डूबने लगी तब उतारी गई। तो भाई नाव में डूबने लगी, कुछ लोग कूद कर क्या किए, नाव से तर कर पार हो गए, मैंने भाजपा इत्यादि में शामिल हो गए। तो फिर उसी प्रकार याद रखिएगा। फिर एक बार बैक होइए भाई, देख रहा था पीछे वाले उब रहे थे भाई, तो उबिए है ना भाई, ये तो ऐसे भी उबन वाला सब्जेक्ट है, क्या किया जाए। वो यार पीसी CRPC एविडेंस थोड़े कि उसमें कहानी हम जोड़ दें।
ये थोड़ा है उबन वाला। सीपीसी और ये दो ऐसे कानून हैं कि लोग सोने लगते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन प्रयास किया जाए कि सोना न पड़े। देखिए आगे, अगर वही संव्यवहार अचल संपत्ति का होगा तो मार्गेज या बंधक कहेंगे, और सेम संव्यवहार होगा किसके बारे में, चल संपत्ति, तो उसे गिरवी कहेंगे। अगर मार्गेज है तो टीपीए के अध्याय 4 लागू होगा, सेक्शन 58 से लेकर 104 तक। और अगर गिरवी है, चल संपत्ति है, तो भारतीय संविदा अधिनियम लागू होगी, और 172 से लेकर 181, यानी कि धारा 172 से लेकर 181 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू होगा। अब एक उदाहरण हम बता रहे हैं और उसी उदाहरण पर आप कंसेप्ट बना लीजिएगा, आपका गिरवी का भी और एक आपका बंधक का। देखिए सबसे अच्छा उदाहरण मैं बता रहा हूं। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और इसको धन की आवश्यकता है, यानी कि आपका धन की आवश्यकता है, इसको धन की आवश्यकता है। एक सुनार के पास जाता है और कहता है कि हमें 1 लाख रुपया उधार दे दीजिए। सुनार ये कहता है कि भाई कोई गारंटी के तौर पर तो रखिए कुछ चीज़, क्योंकि मैं आप पर कैसे विश्वास करूं, यदि आप हमारा पैसा लेकर भाग जाएंगे विजय माल्या जैसे, तो मैं क्या करूंगा। तो एक के पास एक हार रहता है, मैंने चैन रहता है, गले में पहना जाता है सोने का, थोड़ा महंगा करा दिया जाए भाई 1.5-2 लाख का, और ये अपना जो गले का आपका माला है या हार कहिए, वह सुनार के पास गारंटी के तौर पर रखता है, श्योरिटी के तौर पर रखता है, और 1 लाख रुपया सुनार से उधार लेता है। और ये वादा किया जाता है सुनार से कि जब आप 1 लाख रुपया ब्याज है तो ब्याज सहित हमें वापस कर देंगे, तो मैं आपका ये चैन आपको क्या कर दूंगा, वापस। तो आप लोग बताइए, ये संव्यवहार जो गारंटी के तौर पर जो वस्तु रखी गई है वह चल संपत्ति है कि अचल, तो चैन क्या है, चल। तो ये क्या कहलाएगा, गिरवी की बंधक। गिरवी कहाँ से शासित होगा, टीपीए की कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की धारा भी याद रखिए 172 से लेकर कहाँ तक, 181। अगला देखिए, यही संव्यवहार थोड़ा चेंज करा दे हल्का सा। एक को पैसे की आवश्यकता है, यह सेम संव्यवहार, सुनार के पास गया, सुनार ने कहा कि हम आप पर कैसे विश्वास कर लें भाई, लेकर भाग जाएंगे। तो ए के पास मकान था, जमीन था, तो मकान ही बना दिया जाए। ए के पास मकान था और ए ने कहा कि मैं अपनी मकान को आपके पास गारंटी के तौर पर रखता हूँ, मुझे 10 लाख रुपया कर्जा दे दिए, आवश्यकता है, यदि मैं आपका कर्जा न लौटा पाऊँ समय पर, तो आप ये मकान बेचकर पैसा क्या करिएगा, अपना वसूल लीजिएगा। तो बताइए, गारंटी के तौर पर चल संपत्ति रखी गई है कि अचल, तो ये संव्यवहार अब गिरवी नहीं बंधक होगा। तो बस एक ही उदाहरण पर दोनों समझ में आ गए। समझ में भले आ गया लेकिन आपका कठिन है और बंधक ही पढ़ना है, तो आपका वो आगे बताया जाएगा। तो आपका अब बंधक में फिर आप लोग बताइए, क्या ये मकान का स्वामित्व दे दिया है सुनार को कि मकान में कुछ हित दिया है, कुछ हित दिया है। क्या हित है कि तुम गारंटी के तौर पर तुम्हारे पास है, पैसा मैं नहीं दूंगा, तब बेचवा कर क्या करना, वसूल लेना। स्वामित्व नहीं दे दिया, इसीलिए आपका अगला वाक्य आता है, वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज, एक बार बंधक सदैव बंधक। अब लोग दिमाग उल्टा, जो नए लग रहते हैं दिमाग उल्टा लगाते हैं। देखिए नए लड़के कैसे दिमाग लगाते हैं, एक बार बंधक सदैव बंधक,
यानी कि जब एक बार ए ने अपना मकान बी के पास मार्गेज कर दिया सुनार के पास, तो कभी छुड़वा नहीं सकता। ये सदैव क्या बना रहेगा, बंधक, जो नए खिलाड़ी होते हैं। लेकिन आप पुराने खिलाड़ी भी हैं यहाँ, नए भी, तो दिमाग उल्टा लगाइएगा। उल्टा का मतलब ये हुआ कि जब ए ने बी के पास अपना मकान बंधक रखा है तो वह संव्यवहार बंधक ही रहेगा, विक्रय, दान, पट्टा इत्यादि में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब कि संव्यवहार बंधक का है तो बंधक का ही रहने दीजिए, विक्रय और दान में कन्वर्ट न कराइए, क्योंकि हमेशा सुनार लालच में रहेगा कि ये इनके प्रकरण ये पैसा न लौटाए और मैं इसका मकान क्या कर लूं, ले लूं। तो भाई विक्रय नहीं किया है, बंधक किया है, और बंधक का मतलब हुआ कि ए को हमेशा हक है कि वह बी सुनार को पैसा वापस करे और अपना मकान क्या करे। तो इसी को हम कहते हैं वन से मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज, माने मार्गेज मार्गेज ही संव्यवहार होता है, विक्रय नहीं। आपका पट्टा और दान न कह दीजिएगा, वो आगे बताया जाएगा। केस आता है यूपीजे में भी आया था, नोक्स एंड कंपनी, राइस वर्सेज नोक्स एंड कंपनी, लिखवा देंगे प्री में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी जितने आपके जे में आए हैं 80-90% तो लिखवा ही दिया जाएगा 2-3 दिन में। अगला देखिए आपका इस प्रकार अध्याय आपका 4 हुआ। अध्याय 5 आइए भाई, जहां तक अध्याय 5 की बात है, पट्टा यानी कि लीज से संबंधित है। देखिए अध्याय 5 आपका पट्टा या लीज से संबंधित है। सेक्शन 105 से लेकर 117 तक, यानी कि आपका 105 से लेकर 117 तक पट्टा केवल और केवल अचल संपत्ति का होता है, चल का नहीं। याद रखें, किसका, अचल का। और इसमें भी आंशिक हित का ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि इसमें भी स्वामित्व नहीं दिया जाता। तो देखिए एक आपका पट्टा बताया जाए, बिहार में भी पूछा गया था कि पट्टे की परिभाषा किस धारा में, 105। हम आगे बताएंगे। एक संव्यवहार देखा जाए आपका लीज का। अब देखिए इंटरव्यू में क्वेश्चन ये बना है कि ओनरशिप और पजेशन, यानी कि स्वामित्व और कब्जे के बिलगाव, बिलगाव का मतलब कि सेपरेट होना, पृथक पृथक होने का उत्तम उदाहरण कौन सा अंतरण है। तो भाई स्वामित्व किसी और का, कब्जा किसी और का, इसका उत्तम सब सर्वोत्तम उदाहरण आपका लीज है, यानी कि पट्टा है। अब देखिए आप भी आपका एक पट्टा करवाया जाए, आपका सबसे पहले मकान मालिक और किराएदार, मकान मालिक ने किराएदार को किराए पर मकान दिया, किराए का पैसा ले रहा है, तो बताइए स्वामित्व किसका है, मकान मालिक का कि किराएदार का, मकान मालिक का। और कब्जा किसका रूम पर है, किराएदार का। तो स्वामित्व अलग और कब्जा क्या हो गया, अलग। यानी कि जब एक व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति पर स्वामित्व बनाए रखते हुए उस संपत्ति के यूज का, याद रखिए किसका, यूज का, प्रयोग का अधिकार दूसरे को अंतरित करता है, लेकिन फ्री में नहीं, उसके लिए कुछ क्या लेता है, पैसा। तो उसी को एक लाइन में हम पट्टा कहते हैं, लीज कहते हैं। यानी कि दूसरा उदाहरण देखिए आपका लीज का। लीज का दूसरा उदाहरण देखा जाए तो आपका मान लीजिए ए के पास, एक उदाहरण बता दिया जाए तब आपका आंशिक पे पूर्ण। ए के पास मान लीजिए ये आपका जमीन है, ये जमीन है खाली। ए ने बी को इसका पट्टा किया, तो कब हम कहेंगे कि ए ने पट्टा बी को किया है, तो सतर्क ये रहना है कि स्वामी ए ही बना रहेगा, लेकिन इस जमीन के उपभोग का अधिकार, प्रयोग का अधिकार, यूज का अधिकार किसको देगा, बी। तो भाई बी कैसे यूज करेगा, जब तक इस पर कब्जा न पाले कहाँ यूज करेगा।
यानी कि स्वामी ए ही है, लेकिन बी को अपनी जमीन का कब्जा देता है कि तुम उपभोग करो और इस उपभोग के बदले या एवज में कुछ क्या दो, धन दो। तो इस समव्यवहार को हम एक लाइन में क्या कहेंगे, लीज या पट्टा। बहुत आसान है, यानी कि स्वामित्व खुद बनाए रखिए और उपभोग का अधिकार दूसरे को क्या करिए, ट्रांसफर। भाई कोई समस्या हो पट्टे में बताइए। समव्यव दो बताया गया है, किराएदार का भी और दूसरा आपका जमीन का भी। अब पट्टा कितने दिनों के लिए होगा? इलाहाबाद में तो ज़्यादातर ज़मीनें पट्टे पर हैं, यानी कि मैं बता दूं, अंग्रेजों ने पट्टा दिया था बाबा परदादा को 99 साल, तो 50 साल। अब तमाम सिविल लाइन्स और तमाम कटरा की जो बिल्डिंगें पुरानी दिख रही हैं उनका पट्टा समाप्त हो गया है, और अब सरकार जब चाहे तब बुलडोजर चलाकर बिल्डिंग को क्या करेगी, नोटिस देकर गिरा देगी। बस वही है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लोग लड़ रहे हैं और स्टे लगा है। जब तक स्टे लगा है और सिविल लाइन की तमाम पुरानी बिल्डिंगें देखिए सरकार ने गिराकर अपने कब्जे में ले लिया है। आप देख सकते हैं सिविल लाइन में आपका तमाम ऐसी बिल्डिंगें पुरानी थी जिसे सरकार ने गिराकर पट्टा समाप्त, तो हमारा कब्जा क्या करो वापस। भाई अब मान लीजिए ए ने बी को पट्टा दिया और पट्टा दिया 10 साल, तो जब 10 साल बीत गया तो ए या तो दोबारा बी को पट्टा दे या दोबारा बी को पट्टा न देकर अपनी जमीन पर कब्जा क्या कर ले, वापस ले ले, क्योंकि स्वामी तो कौन है, ए। अगला समव्यवहार देखा जाए आपका अध्याय 5 के बाद देखा जाए अध्याय 6। जहाँ तक अध्याय 6 की बात है, अध्याय 6 में एक्सचेंज या विनिमय की बात की गई है। विनिमय की बात की गई है सेक्शन 118 से लेकर 121 तक की गई है। इसमें चल संपत्ति का भी विनिमय हो सकता है, अचल का भी होता है, और इसमें पूर्ण हित का ट्रांसफर होता है, यानी कि विनिमय में केवल आपका कब्जा नहीं दिया जाता बल्कि एक पक्षकार दूसरे को ओनरशिप या स्वामित्व का ट्रांसफर करता है। इधर से भी आपका सेक्शन बनता है जो आपका यूपीजी में जो बना है, इस माने पिछले वाले में नहीं, उसके पिछले वाले में आपका सेक्शन बना है धन का विनिमय। तो धन का विनिमय किस धारा में है, 120 में कि 121 में कि 118 में? बहुत कंफ्यूजन रहता है, हम भी देखिए भूल गए। देखिए तो 121 है तो आपका मनी, तो अभी धन का विनिमय हम कराएंगे। पहले विनिमय नए लोग समझें कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो आइए विनिमय पहले धन का ही विनिमय करा दिया जाए। ए के पास 500 की नोट है और बी से कहता है कि हे बी, इस नोट का तुम चेंज दे दो, यानी कि 500 की नोट है और 100 रुपया की तुम कितनी नोट दे दो, 5। तो बताइए विक्रय हुआ कि दान हुआ कि बंधक हुआ कि पट्टा हुआ कि विनिमय हुआ? विनिमय का मतलब कि वस्तु के बदले वस्तु की अदला बदली। तो हमेशा याद रखिए, अगर धन के बदले धन की अदला बदली है तो वह विनिमय माना जाएगा, लेकिन धन के बदले वस्तु दिया गया है तो विक्रय। यही याद रखना है, धन के बदले धन तो वह एक्सचेंज, और धन के बदले वस्तु तो वह क्या होगा, विक्रय। अब आइए आपका दूसरा उदाहरण देखा जाए। नोट पर आ गया ना, नोट पर चोट करना है। 500 की नोट और आगे डिटेल में बताया जाएगा 100 की। अब ए के पास ये मकान है, बी के पास ये मकान है। ए अपने मकान को बी को स्वामित्व देता है और बी इसके एवज में, इसके बदले अपना मकान किसको देता है, ए को। तो बताइए ये जो ट्रांजैक्शन है शुद्ध रूप से क्या होगा, विनिमय। विनिमय चल और अचल दोनों संपत्तियों के विनिमय में, ये भी पॉइंट पूछा गया है, ये टीपीए अप्लाई होगी, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल। तो अब समस्या ये आई
कि विनिमय में स्वामित्व की अदला बदली होती है कि केवल कब्जे की, तो केवल कब्जा नहीं बल्कि किसका, स्वामित्व। इसका मतलब ये हुआ कि ए अपने मकान का स्वामित्व किसको दे दिया, बी को, और बी अपने मकान का स्वामित्व किसको दे दिया, ए को। इसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। और जब प्राचीन काल में आप इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ बार्टर सिस्टम ही चलता था। आपका गेहूं के बदले चावल, आपका जौ के बदले मक्का, यहीं से बदला बदली होती थी, पैसा नहीं चलता था। ये तो पैसा बाद में आ गया, पैसा पैसा पैसा, देख ही रहे हैं पैसे का। तो आपका ये भी है कि पैसे की भी एक सीमा है, ज़्यादा पैसा हो जाए तब भी दिक्कत। दिक्कत ये है कि लोग पैसे के लालच में, और आपका कह सकते हैं कि बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। माने तमाम ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो बच्चे नालायक निकल रहे हैं, और आपका पैसा पैसा पैसा, और बच्चों से मिलने की भी फुर्सत नहीं है कि 2 मिनट फ़ोन से बात कर लें। इसमें कोई शक नहीं है। और आपका तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां बच्चे शराबी, जुआड़ी, गंजेड़ी आपका लूट कर रहे हैं, तो कहीं कोकीन ले रहे हैं। तमाम ऐसी घटनाएं समाज में, एक नहीं। तो भाई ये नहीं कि केवल पैसा पैसा पैसा, अपने बच्चों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो लुटिया क्या करेंगे, कल डुबा देंगे। यानी कि पूरा बना बनाया क्या करेंगे, बिगाड़ देंगे। तो आइए, अब आपका बिगाड़ना नहीं है बल्कि बनाए रखना है। आइए अध्याय 6 तो आ गया ना, विनिमय। तो कम से कम इतना तो याद रखिए, दिमाग में बस ये बैठाना है कि विनिमय ये होता है, इस धारा तक इस धारा है, और चल या अचल। आगे तो हम बताएंगे। 2 अध्याय और बचे हैं। अध्याय 7 देखा जाए। अध्याय 7 में गिफ्ट दिया गया है, दान दिया गया है 122 से लेकर 100 आपका 29 तक। और ये दान आपका दोनों संपत्तियों का होगा, चल का भी अचल का भी। और दान में पूर्ण हित का अंतरण होगा, यानी कि स्वामित्व दिया जाता है। देखिए, आपका कह सकते हैं कि दान के बारे में जो प्रावधान है उसको देखा जाए। देखिए, जहाँ तक आप जब भी हिबा या उपहार या दान या गिफ्ट, पढ़िए सब एक ही हैं, ये नहीं कि आप कहीं उपहार आ जाए, भेंट पढ़िए, सप्रेम भेंट। यानी कि जब भी आप गिफ्ट, हिबा, दान, उपहार, भेंट इत्यादि पढ़िए तो कम से कम इस चैप्टर को दिमाग में बैठाए रहिएगा। तो दान क्या है, तो वही कहानी है कि फ्री का चंदन घसा रघुनंदन। तो आपका कई लोग क्या होते हैं कि जाते हैं, आपका मैंने कहीं गए और फ्री का पान ओन या कुछ मिला आपका, तो गुटखा उटका तो पूरा एकदम खा लेंगे, यानी कि फ्री में मिला है तो क्यों छोड़ा जाए। और कुछ लोग भोजन करने जाएंगे तो फ्री में पनीर मिल जाए तो भले तबीयत सुबह तक खराब हो जाए, भले 10 रुपये की पनीर के बदले 100 रुपया दवाई लग जाए, लेकिन एक बूंद भी मसाला छूटना नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार आपका दान है। दान का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति का स्वामित्व दूसरे को देता है और बदले में कुछ लेता नहीं है। अब बदले में ले लिया, अगर पैसा ले लिया तो विक्रय, बदले में अगर आपका संपत्ति या वस्तु ले लिया तो विनिमय, और कुछ नहीं लिया तो दान। तो दान किस संपत्ति का हो सकता है, चल की अचल की, दोनों दोनों। दान में स्वामित्व दिया जाता है कि कब्जा, स्वामित्व। अब तुरंत कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, 25 न्यूडम पैक्टम, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट या संविदा नियम की धारा 25 भी दिमाग में अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी बिहार पूछा भी गया था जे में, यानी कि प्रतिफल रहित करार शून्य होते हैं, यानी कि जिस एग्रीमेंट में कंसीडरेशन या मूल्य न हो वह आपका कंसीडरेशन क्या होता है, वार्ड नहीं, वह एग्रीमेंट, भाई कंसीडरेशन नहीं,
वह करार क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन याद रखिए ये ला का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, इसके तमाम अपवाद हैं और उनमें से एक हिबा या गिफ्ट भी है। तो गिफ्ट में होता क्या है देखा जाए एक लाइन भाई। मान लीजिए ए के पास ये मकान है, तो ये मकान आपका भेंट कर दिया बी को और बी से एक पाई पैसा नहीं लिया और न कोई संपत्ति लिया और अपना स्वामित्व किसको दे दिया? बी को। तो भाई जो दान दिया है, अब ये इसकी स्वतंत्र सम्मति हो, स्वेच्छा से दिया हो, कहीं जोर जबरदस्ती से न दिया हो और पैसा न लिया हो, तो ये दान होगा। और इसके बारे में डिटेल में प्रावधान कहाँ से कहाँ तक? तो आपका 122 से लेकर 129। अगला देखिए आपका अध्याय 8 लास्ट देखा जाए एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मतलब अनियोज्य दावा। लास्ट में 1-2 मिनट और देखिए, ये भी समाप्त हो जाए। एक्शनेबल क्लेम केवल चल संपत्ति का होता है, यानी कि अनियोज्य दावे का अंतरण। तो पहले तो एक्शनेबल क्लेम आपको सतर्क रहना है। एक्शनेबल का मतलब कार्यवाही योग्य और क्लेम मतलब दावा, यानी कि ऐसा दावा जिसके लिए हम एक्शन ले सकें, कार्यवाही कर सकें। तो एक दावा देखिए उदाहरण से दिमाग में बैठा लीजिएगा तो डिटेल में बताया जाएगा। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और बी को कुछ पैसा दिलवा दिया जाए, भाई 500 दिलवाइए, ज़्यादा तो कहीं ले के भाग गया तो भी दिक्कत। देखिए ए ने बी को 500 उधार दिया था, तो आप लोग बताइए कानूनन ए बी से 500 रुपया वसूल करने का हकदार होगा कि नहीं होगा? तो इसी को तो एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। एक्शनेबल क्लेम मतलब कि ऐसा दावा जिसके लिए हम क्या ला सकते हैं? मुकदमा। यानी कि इस उदाहरण में अगर बी 500 नहीं दिया तो एक किसके खिलाफ मुकदमा लाकर 500 वसूल सकता है? बी का। तो बस याद रखिए इसी को हम क्या कहते हैं एक लाइन में? एक्शनेबल क्लेम। अब एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर करवाइए। तो ए ने क्या काम किया कि सी को ये 500 रुपया ट्रांसफर कर दिया और कहा कि हे सी, मैं ये 500 रुपया तुम्हें अंतरण करता हूँ, अब तुम जाकर बी से 500 रुपया वसूल लेना। तो यानी कि ए ने इस एक्शनेबल क्लेम को किसको ट्रांसफर कर दिया? सी को। तो आपका मौखिक नहीं होगा, लिखित होगा और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं, आगे बताया जाएगा। अब सी को अधिकार होगा कि वह किससे 500 रुपया वसूल ले? बी से। तो अब इसी में आपका बिहार पूछा भी जाता है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। तो लास्ट में वह भी सिद्धांत यहाँ पढ़ना है इसी में। मान लीजिए कि बी ने भी ए को 300 रुपया कभी उधार दिया हो, यानी कि दोनों पार्टी, यानी कि ए ने बी को कितना पैसा उधार दिया है? 500, और बी ने कितना ए को दिया है? 300। तो यही आपको दिमाग में बैठाना है कि भाई बी भी तो हकदार हैं कितना वसूलने का? अपना 300, और ए कितना वसूलने का? 500। और ए ने तो अपना ट्रांसफर कर दिया किसको? सी को। अब सी बी के खिलाफ 500 रुपये की मांग करता है कि हमें दिलवाइए न्यायालय से। तो क्या बी सी के खिलाफ, माने क्या जो बी ए के खिलाफ हक रखता था कितने पैसे का? 300, क्या वह सी के खिलाफ रखेगा कि नहीं रखेगा? और आपका इसका मतलब ये हुआ कि सी 500 मांगे तो तुरंत भी कहे कि ए पर हमारा 300 बकाया था, तो ए से वो 300 क्या कराया जाए? माइनस। तो माइनस जब 1-2 लोग पूछ रहे थे, भाई देखिए फिर बताया जाए, जब माइनस कराया जाता है इसी को मुजराई कहते हैं। तो 1-2 लोग सेटअप या प्रतिसाधन, 2-3 लोग पूछ रहे थे कि मुजराई क्या होती है। तो प्रतिसाधन या सेटअप पारस्परिक कटौती, यानी कि आपका एडजस्ट करना, आपका कह सकते हैं एडजस्ट किया जाता है। यानी कि हमारा 500 लिया है तो हम
ये भी हमारा मैंने हम 500 दिए हैं, तो ये भी हमारा कितने लिए हैं 300। 500 में से 3 से कटवा जाए और मैं कितना दूंगा केवल 200। एक क्वेश्चन निश्चित बनता है, चाहे आपका सीआरपीसी में मुजराई पूछे तो वहाँ दंड की मात्रा कम होगी और सीपीसी में पैसा रुपया क्या होगा माइनस। तो इस प्रकार आपका 8वां अध्याय टीपीए के बताए गए। देखिए आज जीएस की क्लास भाई नहीं चलेगी, सर थोड़ा पूजा पाठ में व्यस्त हैं क्योंकि आपका पितृपक्ष का लास्ट डेट है, तो आज लाकी ही केवल क्लास चलेगी, जीएस नहीं चलेगा। जीएस कल चलेगा, प्रकाश सर का जो चलता है। आज थोड़ा पूजा पाठ में भाई अपना, तो आज लास्ट 12:30 बजे तक चलेगा, इसीलिए थोड़ा खींचा गया टीपीए। तो 15 मिनट बाद क्लास चलेगा आपका, मैंने बताया जाए, और आपका 15 मिनट बाद एविडेंस चलेगा, फिर उसके बाद आईपीसी। आज थोड़ा मैंने ज़्यादा चलेगा ला का सब्जेक्ट, लगभग 12:30 बजे तक एक मान के चलिए ताकि कुछ खींच दिया जाए आज।